Hello students, class 12th accountancy, chapter number 4, unit number 3, नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में हम नए साझेदार का यानी एक न्यू पार्टनर का फॉर्म में एंट्री क्यों होती है, क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से एक न्यू पार्टनर को एंटर करना पड़ता है, एक न्यू पार्टनर के एंटर होने पर क्या क्या एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू पार्टनर के एंटर होने पर क्या क्या एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं फर्म में, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। एक फर्म में समटाइम्स क्या होता है कि न्यू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर मैनेजरियल एबिलिटी को इम्प्रूव करने की जब ज़रूरत होती है तो डेफिनेट थिंग है एक न्यू पार्टनर की भी रिक्वायरमेंट होती है साथ में। एक फर्म जब ग्रोथ या एक्सपेंशन चाहती है या अपना साइज़ इंक्रीज करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है बिजनेस के साइज़ में, तो डेफिनेट थिंग है फर्म के साइज़ को बढ़ाने के लिए एडिशनल कैपिटल की भी ज़रूरत होगी और इफ़िशिएंट मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो हो सकता है कि सभी पार्टनर्स म्यूचुअल कंसेंट से यानी आपसी सहमति से किसी नए व्यक्ति को एज अ पार्टनर फर्म में एंटर होने की परमिशन दें या एंटर करें। तो ये नए साझेदार का प्रवेश होता है जब सभी साझेदार आपसी सहमति से या म्यूचुअल कंसेंट से किसी एक पर्सन को एज अ पार्टनर अगर फर्म में एडमिट करते हैं तो उसे हम नए साझेदार का प्रवेश बोलेंगे। हम डेफिनेशन की अगर बात करें, एक प्रॉपर डेफिनेशन की, तो हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार यदि साझेदारों के बीच कोई विशेष अनुबंध नहीं है तो सभी विद्यमान साझेदारों की सहमति के बिना नए साझेदार को फर्म में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 31(1) of Indian Partnership Act 1932, if there is no other agreement between the partners, then a new partner cannot be admitted in the firm without the consent of other partners. Very simple thing कि अगर फर्म में न्यू पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड कोई कंसेंट नहीं है या कोई प्रोविज़न नहीं क्रिएट किया गया है, इन दैट कंडीशन न्यू पार्टनर का जो एडमिशन है वो नहीं हो सकता है। अगर सारे पार्टनर्स एडमिट नहीं करते हैं या सहमत नहीं होते हैं तो उस दशा में नए पार्टनर को फर्म में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। ओके, यानी म्यूचुअल कंसेंट ज़रूरी है, सिंपल थिंग। अब बात करते हैं हम नए साझेदार की आवश्यकता या प्रवेश की दशाएं, नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर और कंडीशंस ऑफ एडमिशन। तो वो पहली चीज़ तो कि नए पार्टनर को एडमिट करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों नीड है, या प्रवेश की क्या कंडीशंस हैं, क्या दशाएं हैं, वो हम देख लेते हैं पॉइंट वाइज। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजी की पूर्ति के लिए, टू गेट एडिशनल कैपिटल या टू गेट कैपिटल। जब बिजनेस को एक्सपांड करना होता है तो फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सो फॉर fulfilling the requirement of capital, a new partner may be admitted in the firm। यानी फर्म को एक्सपांड करने के लिए जब एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे में उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है संचालन क्षमता में वृद्धि के लिए, टू इंक्रीज मैनेजरियल एबिलिटी। व्यापार को यानी बिजनेस को प्रॉपर टाइप से ऑपरेट करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए एक एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव पर्सन को एज अ पार्टनर इंटर किया जा सकता है फर्म में। ठीक है, ऐसा पर्सन जो कैपेबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो,
उसे एज ए न्यू पार्टनर फर्म में इंटर कर सकते हैं पार्टनर्स सभी मिलकर। थर्ड है इसके बाद साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु की दशा में, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब फर्म में कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है यानी फर्म से सेपरेट हो जाता है, या बाय चांस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर की प्लेस पे एक न्यू पार्टनर को इंटर किया जा सकता है, एडमिट किया जा सकता है फर्म में। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। फर्म के प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए फर्म में ही जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उसमें से जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं उन्हें भी एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया जा सकता है, सो दैट बाकी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी मोटिवेट हों, उन्हें भी मोटिवेशन मिले फॉर हार्ड वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद व्यापार की समृद्धि के लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को गुडविल प्रोवाइड करने के लिए या प्रॉपर रेपुटेशन और प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करने के लिए किसी ऐसे पर्सन को एज पार्टनर इंटर किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी बहुत ही जिसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हो या जिसकी पर्सनालिटी बहुत ही वास्ट हो, फेमस हो इन बिटवीन द पब्लिक। तो ऐसे पर्सन को एज न्यू पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। 6 पॉइंट है उसके बाद विदेशी व्यापार की दशा में, इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। अगर कोई फर्म फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहे तो वो उस कंट्री में रहने वाले किसी पर्सन को वहाँ अपना बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अपना पार्टनर बना सकती है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल वे है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में अगर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप वहाँ किसी पर्सन को वहाँ के किसी पर्सन को अपना पार्टनर बना लो। तो इससे क्या होगा कि वो फर्म का पार्टनर बन जाएगा और उस कंट्री का उसे नॉलेज रहेगा, तो उस कंट्री में बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में वो प्रॉपर हेल्प करेगा और जिसका बेनिफिट फर्म को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए, टू अवॉइड बिजनेस कंपटीशन। बिजनेस में बढ़ती हुई जो कंपटीशन है उसको एलिमिनेट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव पर्सन है या कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसे एज पार्टनर फर्म में इंटर किया जा सकता है, सो दैट जो कंपटीशन है उसे अवॉइड करके और साथ में मिलकर बेनिफिट उठाया जा सके साथ में वर्क करने का। ओके, तो ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जो एक न्यू पार्टनर के फर्म में एडमिशन का रीज़न हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट नए साझेदार की वैधानिक स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ न्यू पार्टनर। सो लीगल स्टेटस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक न्यू पार्टनर जो है जब फर्म में पार्टनरशिप फर्म में इंटर होता है तो एज पार्टनर उसके इंटर होने से पहले कोई भी एक्टिविटीज़ जो हो चुकी हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ठीक है, यानी अगर एक पर्सन 1 जनवरी 2020 को एक फर्म में इंटर होता है एज ए न्यू पार्टनर तो उस कंडीशन में 31 दिसंबर 2019 और उससे पहले कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब एक्टिविटीज़ के लिए वो न्यू पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। ओनली एक कंडीशन है, अगर वो खुद लिखित में यानी राइटिंग में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये लाइबिलिटी एक्सेप्ट करता है कि फर्म की पहले की भी जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए वो लाइबल रहेगा तो ही वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अदरवाइज़ उसके इंटर होने से पहले कि जो भी एक्टिविटीज़ है फर्म की
उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। सेकंड थिंग, न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद फर्म के सारी एक्टिविटीज़ में उसका पार्टिसिपेशन होता है और वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड जो भी पार्टनरशिप डीड या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उन सभी पार्टनर्स के बीच में, उससे उन सभी को मानना ज़रूरी होता है और फर्म की एक्टिविटीज़ में भी वो उसी अकॉर्डिंग या उन्हीं लिमिटेशंस में रहकर वर्क कर सकता है। ओके, तो ये तो थी एक न्यू पार्टनर का लीगल स्टेटस इन द फर्म। अब बात करते हैं हम न्यू पार्टनर के अधिकार, साझेदार के अधिकार या राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, जब एक साझेदार यानी कोई एक व्यक्ति जब एक नए साझेदार के तौर पे किसी व्यापार में या साझेदारी फर्म में इंटर होता है तो उसे दो मेन राइट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं फर्म के थ्रू। फर्स्ट वन इज़ व्यापार की संपत्ति पर अधिकार यानी राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड थिंग लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। ओके, तो ये दो मुख्य अधिकार हैं, मेन राइट्स हैं जो कि प्रोवाइड होते हैं एक न्यू पार्टनर को एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम व्यापार की संपत्ति पर अधिकार। फर्म की जो प्रॉपर्टी है उस पे अपना राइट लेने के लिए जो न्यू पार्टनर इंटर होता है फर्म में, उसे कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है फर्म में। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, ये चीज़ जो है वो पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। न्यू पार्टनर जितनी भी राशि यानी जितना भी अमाउंट एज कैपिटल लेकर आता है फर्म में, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है एंड उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फर्म की जो प्रॉपर्टी है उस पर राइट मिल जाता है न्यू पार्टनर को जब वो इंटर होता है, एडमिट होता है फर्म में और अपने साथ में कैपिटल लेकर आता है। ओके, सेकंड थिंग, लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। एक न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है फर्म में तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट का शेयर सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन फ्यूचर, यानी ऑब्वियस सी बात है जहाँ दो पार्टनर्स अगर होंगे तो दो भाग में बढ़ता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है प्रॉफिट। वहीं अगर तीसरा पर्सन एज न्यू पार्टनर एंटर होता है तो वही प्रॉफिट जो ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था वो 3 पार्ट में डिवाइड होने लग जाता है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ऑब्वियसली उनका जो शेयर है प्रॉफिट का वो रिड्यूस हो जाता है। तो सिंपल थिंग है कि फ्यूचर में उनको प्रॉफिट जो है वो कम मिलेगा। तो जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उन्होंने इतने समय से पूरा अपना वर्क किया या स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया और फर्म को सुपर प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी दी है, तो ऐसे में वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो लाभ में हिस्सा पाने का जो अधिकार है यानी प्रॉफिट का शेयर लेने का जो उसको राइट मिलता है, उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एज कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर्स, जिसे बोला जाता है प्रब्याजी या प्रीमियम ऑफ गुडविल। ओके, तो गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है और गुडविल का जो पार्ट है वो ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग उन्हें दिया जाता है रिम्यूनरेशन या कंपनसेशन के तौर पे। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि जब वो अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल पे करता है, आफ्टर दैट वो फर्म में प्रॉफिट में शेयर पाने के लिए भी उसको राइट मिल जाता है। ओके, तो
नए साझेदार के अधिकार यानी न्यू पार्टनर के जो राइट्स होते हैं उसमें दो ये मेन राइट्स हैं। एक तो फर्म की प्रॉपर्टी पर राइट एंड सेकंड थिंग जो प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म उसमें शेयर पाने का राइट। तो होप सो आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू।